Hello friends, in this video I will be talking about efficient frontier. In front of you are 6 portfolios and their returns and standard deviations. तो इसमें से अगर आप रैशनल रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हो जो नॉर्मली हम सब है, कौन से पोर्टफोलियोज आप सिलेक्ट करोगे और कौन से नहीं करोगे. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दैट. Now, portfolio A has expected return of 8, standard deviation या risk of 5. B 6% का रिटर्न दे रहा है और पोर्टफोलियो रिस्क है 7. क्या ये दोनों में आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हो? तो पोर्टफोलियो रिस्क जो है 5 से 7 हो गया है बट रिटर्न बढ़ा नहीं है. मतलब ये जो A है वो 8% दे रहा है और B जो है वो सिर्फ 6% दे रहा है, बट B में रिस्क ज़्यादा है A से. तो आई कैन से आई विल क्रॉस आउट B फर्स्ट. ये B को निकाल दो, B अच्छा नहीं लग रहा है. नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू C. C 9% का रिटर्न दे रहा है एंड 7% का पोर्टफोलियो रिस्क लेना पड़ रहा है. सी नाउ अगेन इफ़ यू कंपेयर B एंड C, दोनों 7% का रिस्क लेने को बोल रहे हैं, बट B सिर्फ 6% दे रहा था और अब C 9% दे रहा है. सेम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न. रिस्क अवर्स इन्वेस्टर को ये चाहिए ही चाहिए. तो अगेन वी कंक्लूड दैट B को तो स्ट्राइक ऑफ करना ही है. ओके, नाउ A एंड C इफ़ यू कंपेयर, तो 5 से 7 जब भी रिस्क बढ़ रहा है तब ये 8 से 9 रिटर्न बढ़ रहा है. मतलब रिस्क ज़्यादा लिया तो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है. ओके, आई कैन स्टिल कंसिडर. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू D. तो अगेन D बोलता है कि 7% का स्टैंडर्ड डिविएशन है बट रिटर्न है 11% का. नाउ दैट यू कंपेयर C एंड D, ये सेम रिस्क पे D और भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है. तो आई विल स्ट्राइक ऑफ C. इन शॉर्ट B, C और D को कंपेयर करोगे तो तीनों ही 7% का रिस्क लेने को बोल रहे हैं, बट B सिर्फ 6 दे रहा है, C सिर्फ 9 दे रहा है और D 11% दे रहा है. तो ये B और C है ना, इनएफिशिएंट हो गए एज कंपेयर टू D. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन E. E बोलता है मैं 11% रिटर्न दूंगा एंड रिस्क उसके लिए आपको 11% लेना पड़ेगा. मतलब कि D के हिसाब से रिटर्न सेम है बट E बोलता है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा. ऑफ कोर्स वाई विल वी चूज फॉर E? वी विल स्ट्राइक ऑफ E. लास्ट F बोलता है सेम रिस्क 11% लो, आई विल गिव यू 12.25 का रिटर्न. नाउ इधर रिस्क सेम है और अगेन रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए अगेन E गेट्स स्ट्राइक्ड ऑफ. नाउ अल्टीमेटली A, D और F बचा. A, D और F. Now how can I conclude this whole session of 6 portfolios? तो B, C और E जो है वो तीनों इनएफिशिएंट हो गए बिकॉज उनसे काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियोज हैं मार्केट में. तो B, C और E जिसको स्ट्राइक ऑफ किया है वो क्या हो गया? इनएफिशिएंट. A, D और F जो बचा तीनों, दोज आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज. तो A, D और F को एफिशिएंट बोलेंगे और B, C और E जो है वो इनएफिशिएंट हो गया. नाउ इफ़ यू प्लॉट ऑल दीज 6 पोर्टफोलियोज ऑन अ ग्राफ जिसपे आप वर्टिकल एक्सिस पे रिटर्न्स लो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन लो, तो एक कंक्लूजन बनता है, एक फ्रंटियर बनेगा विच इज़ द टॉपिक एफिशिएंट फ्रंटियर. लेट्स चेक द डायग्राम फर्स्ट. In this figure, I have plotted all the 6 portfolios from the question apart from 2 new portfolios which are G and H. First of all, notice vertical axis पे RP मतलब कि return of portfolio है, horizontal axis पे standard deviation of portfolio मतलब कि risk है. So I have plotted these portfolios A, B, C, D, E and F accordingly. अब ये जो A है for example यहाँ पर आता है जिसका 5% रिस्क है और 8% रिटर्न है. वैसे ही सारे पोर्टफोलियोज प्लॉट कर दिए तो यू फाइंड अ फ्रंटियर विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. जो A है ना, यहाँ से एक फ्रंटियर शुरू होता है, इट विल गो ऑल द वे अप टू
क्रॉसिंग एफ, मतलब ए डी एफ एंड मैनी मोर, ये पोर्टफोलियो बहुत सारे होते हैं, बट फॉर आवर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 3 पोर्टफोलियोज। तो ये जो फ्रंटियर बन रहा है इट इज़ नेचुरली मूविंग अपवर्ड्स, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता है। एंड द पोर्टफोलियोज विच यू क्रॉस्ड आउट, कौन सा था पोर्टफोलियो क्रॉस आउट किया था? सी था, ई था और बी था। अब ये बी, सी और डी इफ़ यू रिमेंबर ये तीनों एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों एक ही लाइन में? क्योंकि तीनों ने बोला था कि हम 7% रिस्क लेंगे, बट डी जो था वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा था वो पॉइंट पे। सो सी एंड बी वर इनएफिशिएंट इफ़ यू रिमेंबर। सिमिलरली ये जो ई और एफ था उसके दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम था। 11% का रिस्क लेने को बोल रहे हैं बट एफ वॉज गिविंग मोर रिटर्न्स, तो अगेन ई बिकम्स इनएफिशिएंट। तो ये तीनों क्या हो गए? इनएफिशिएंट। और ये जो ए डी ई है जो मेरे फ्रंटियर पे लाई कर रहे हैं, दोज आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। नाउ इन दिस डायग्राम ये जो सी शेप बन रहा है पूरा का पूरा, ये सी शेप का टॉप पार्ट जो है उसको बोलना है एफिशिएंट फ्रंटियर, मतलब कि ये वाला। एंड ए के नीचे जो डॉटेड लाइन जा रहा है जो सी का लोअर पार्ट है उसको बोलना है मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, जो फुल शेप है फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब ये जो ए के नीचे वाला पार्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, बट ए से लेके ऊपर तक जो आ रहा है यहाँ तक वो भी क्या है? मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। मतलब कि फुल सी शेप जो है दैट इज़ अ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। मतलब ये जो मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर है उसका टॉप पार्ट जो है ना वो एफिशिएंट फ्रंटियर है। तो आई कैन से एफिशिएंट फ्रंटियर कोइंसाइड्स विद द अपर पार्ट ऑफ मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। तो ये जो है दिस इज़ नोन एज मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, और उसका जो टॉप वाला पार्ट है सिर्फ इतना वाला पार्ट दैट इज एफिशिएंट फ्रंटियर। व्हाई इज इट नोन एज मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर? ये जो पूरा सी शेप है ना उस पे जितने भी पोर्टफोलियोज है सारे के सारे मिनिमम वेरिएंस मतलब के लीस्ट रिस्क वाले पोर्टफोलियोज है फॉर अ गिवन रिटर्न। अब ये जो ए है ना, पॉइंट ए, वहाँ से आपका फ्रंटियर शुरू हो रहा है, तो उसको एक नया नाम देंगे ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। क्या बोला? ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, GMVP। तो ये ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है ना वो स्टार्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर का। फिर जितने भी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है वो सारे ये फ्रंटियर पे लाई करेंगे, और ये फ्रंटियर के नीचे जो भी है जैसे बी, सी और ई वो क्या हो गया? इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो क्वेश्चन उठता है ये जी और एच क्या है? क्या जी और एच एफिशिएंट है? तो ऑफ कोर्स द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये फ्रंटियर पे लाइन नहीं करते। तो ये जो जी और एफ है ना, जी और एच है ना वो अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल मतलब इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर जी और एच जैसे ये केस में दिख रहा है कि ये इतना रिटर्न दे रहा है अराउंड 13 to 14%, तो अगर ये बहुत ही एफिशिएंट होते ना तो ये मेरे फ्रंटियर पे लाई करते यहाँ पर, बट ये मेरे फ्रंटियर पे नहीं है, फ्रंटियर के ऊपर है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, अनअचीवेबल, अनअटेनेबल, कॉल इट एनीथिंग। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ADF एफिशिएंट हो गया, BCE इनएफिशिएंट हो गया, G और H क्या हो गया? अनअटेनेबल। Therefore, I can conclude that assuming that the investors are risk averse, they will select portfolios with higher return for the same level of risk, or lower risk for some level of return, or same level of return। मतलब अगर दो पोर्टफोलियो में दोनों में सेम रिस्क है तो मुझे ज़्यादा रिटर्न वाला दो, और अगर दोनों में सेम रिटर्न है तो मुझे कम रिस्क वाला दो। दैट इज़ नोन एज अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। These portfolios are known as efficient portfolios। ये जो भी चूज़ किया है उसको efficient portfolios बोलना है। These portfolios when plotted on a graph form an efficient frontier। Now portfolio D and F are efficient portfolios. Portfolios B, C and E are inefficient portfolios। ये जो efficient portfolios है उसमें A भी आ जाएगा। Basically A, D and F ये तीनों हो गए efficient।
Portfolios B, C and E are inefficient since risk averse investors will choose D over B, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, and C and F over E, तो इसके लिए E भी निकल गया, since those have higher returns at the same level of risk. पोर्टफोलियो ए जो ऑफ कोर्स एफिशिएंट तो है ही, उसके साथ साथ उसको क्या बोलना है, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस portfolio, since it lies on the efficient frontier having the least risk among the others on the frontier. Portfolio G and H, unattainable portfolios since all the best portfolios lie on the efficient frontier. Hints for MCQs. Know these portfolios A to H perfectly with numbers. मतलब नंबर्स इन द सेंस रट्टा नहीं मारना है, खाली याद रखो अगर दो रिटर्न आपको दिया है तो कंपेयर द रिस्क, अगर दोनों का रिस्क सेम है तो हायर रिटर्न को सीधा सीधा सिलेक्ट करना है, दैट इज द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. Efficient frontier is also known as Markowitz frontier. The person who invented it is known as Markowitz. तो उसको interchangeably एग्जाम में efficient frontier को Markowitz frontier भी बोल सकते हैं. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to eKida and subscribe to eKida.